हेलो। थर्मोडायनेमिक्स के इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के लॉज देखे और वर्क डन देखा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब हमारा क्या आ जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हमारा टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम के बारे में बताते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बोलता गया, उसको देखना उसका स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या कहता है कि अगर दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, अगर दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कोई भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब कि उनका टेम्परेचर क्या है, बराबर है, आसपास में है, तो क्या होगा अगर हम लोग कोई थर्ड सिस्टम को सेपरेटली पहले सिस्टम के साथ या दूसरे सिस्टम के साथ एक थर्ड सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में माने, तो वो जो तीन होंगे उनको हम कह सकते हैं कि आपस में वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, या जो तीसरा हम लोगों ने सेपरेटली लिया था वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा थर्ड के साथ। अब देखो कैसे समझ सकते हो इसको, इस एग्जांपल से देखना, इससे समझना। हम लोगों ने सपोज करा कोई दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम थे, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, हमारा दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ए और बी, ये आपस में क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब कि ए का जो टेम्परेचर होगा वो बोल सकते हो बी के बराबर है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर कांस्टेंट या बराबर है एक दोनों का। तो अगर मैं सपोज करता हूँ कि कोई एक थर्ड सिस्टम आया सी, कोई एक थर्ड सिस्टम हमने कंसिडर करा सी, और क्या बोलते हैं ए हमारा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में या बी हमारा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा ए अगर हमारा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तो बी भी हमारा ऑटोमेटिकली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा सेपरेटली। और ऐसे बोल सकते हैं हम लोग ए बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में और ए सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो तीनों आपस में क्या होंगे एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हो जाएगा, इतना आसान से है, बस थोड़ा सा इस पे स्टेटमेंट आप और भी जोड़ सकते हो और थोड़ा बुक से ऐड करके, क्योंकि उस पर थोड़ा ज्यादा मिलेगा आप लोगों को। अब देखो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, हमारा अगला टॉपिक है जो जूल थॉमसन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक इफेक्ट होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट। तो क्या होता है इसमें, बेसिकली देखना, जब रियल गैसेस हमारी क्या होती हैं एक्सपेंड होती है, मतलब कि रियल गैस जब फैलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, पहले हाई प्रेशर है तो गैस क्या होंगी कॉम्प्रेस हुई होंगी, लेकिन हाई से लो में ले जा रहे हैं तो क्या होगा गैसेस फैलेंगी हमारी एडियाबेटिकली, मतलब कि यहाँ पर को क्या होगा हीट का कोई लेन देन नहीं होगा सिस्टम के द्वारा, हीट ना ही लेगा वो सिस्टम ना ही देगा, तो एडियाबेटिकली प्रोसेस हो रही है, हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो क्या होगा दियर अकर्स सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कूलिंग, वहां क्या आ जाता है बोल रहे हैं कुछ ना कुछ टेम्परेचर में डिक्रीज या कूलिंग हो जाती है, कूलिंग मतलब टेम्परेचर का गिरना ही तो हुआ। दिस टाइप ऑफ कूलिंग इफेक्ट है एग्जिबिटेड बाई गैसेस, यही जो कूलिंग इफेक्ट गैसेस दिखा रही है हमारी, जब क्या हो रही है एक्सपेंड हो रही है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में एडियाबेटिकली, मतलब कि हीट एनर्जी, हीट कांस्टेंट है, हीट एनर्जी चेंज जो कांस्टेंट है, क्यू जो छोटा क्यू था ये पहले देख लेना पढ़ा रखे, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, वो सब चीजें। तो एडियाबेटिकली इसको क्या बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। जब हमारी गैस एक्सपेंड कर रही है हाई से लो प्रेशर की तरफ, तो वहां सर्टेन अमाउंट ऑफ कूलिंग आ रहा है टेम्परेचर में, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इस सर्टेन अमाउंट ऑफ कूलिंग इफेक्ट को, इसको क्या बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। और प्रोसेस कैसी है एडियाबेटिकली। अब हमारी लगभग सारी की सारी गैसेस क्या दिखाती हैं जूल थॉमसन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट दिखाती हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, मतलब प्रेशर 1 एटीएम ले लो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और जो भी हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पे। तो इस पे बेसिकली होगा क्या हमारा यहाँ पर को बस कोई सारी गैसेस दिखाएंगी हमारी ये जूल थॉमसन इफेक्ट, मतलब कूलिंग इफेक्ट जब दिखा रही है ना, लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब वो एक्सपेंड हो रही है गैस, जब उसका प्रेशर कम कर दे रहे हैं ऐसे बोल सकते हैं एडियाबेटिकली, तो क्या होगा बस हाइड्रोजन और हीलियम गैस नहीं दिखाती है बोल रहे इस टाइप का कूलिंग इफेक्ट, लेकिन सारी गैसेस दिखाती हैं, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। दीज टू गैसेस एग्जिबिट कूलिंग इफेक्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। ये गैसेस भी दिखा सकती है हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट है, या जो एक कूलिंग इफेक्ट है, कब कब दिखाती है बहुत ही कम टेम्परेचर में। बहुत कम टेम्परेचर मतलब देखो माइनस का 80 डिग्री सेल्सियस, काफी मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि इम्पॉसिबल है इतना टेम्परेचर कर पाना ना नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि हम तो 25 ऐसे 30 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर इस टाइप से रहता है, तो -80 डिग्री सेल्सियस में कौन जाएगा एक्सपेरिमेंट करने और देखने। तो दिखा सकते हैं ये भी इफेक्ट जूल थॉमसन इफेक्ट है हाइड्रोजन और हीलियम, लेकिन हाइड्रोजन कितने में दिखाते हैं बोल रहे -80 में, इतना ही कुछ उसका रेंज रहेगा। और हीलियम ये डाटा है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, डाटा जो गिवन है बुक्स में उसको लिखे, बुक्स में इंटरनेट में। और हीलियम क्या है माइनस का 240 डिग्री सेल्सियस में दिखाता है इफेक्ट। तो देखो 80 उतना इम्पॉसिबल है, उसका 3 गुना है लगभग,
माइनस का 240 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सारी गैसेस दिखाती हैं, तो इसका मतलब ये भी दिखाती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन कह सकते हैं तब दिखाती हैं। अब देखो, जो टेम्परेचर बिलो विच gases can exhibit the cooling effect and above which cannot exhibit is known as inversion temperature। तो ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे जो गैसेस है हमारी वो जूल थॉमसन इफेक्ट दिखाएंगी या कूलिंग इफेक्ट कह लो, वो दिखाएंगी, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन टेम्परेचर। लेकिन अगर उस टेम्परेचर के ऊपर नहीं दिखाएंगी वो जूल थॉमसन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट, ऐसा सर्टेन टेम्परेचर जिसके नीचे तो जूल थॉमसन इफेक्ट दिखा रही है गैसेस या कूलिंग इफेक्ट तो दिखा रही है, लेकिन उससे ऊपर अगर नहीं दिखा रही है उस टेम्परेचर से ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। मतलब कि उससे नीचे अगर टेम्परेचर रहेगा तो हो जाएगा वो प्रोसेस, लेकिन अगर उससे ऊपर टेम्परेचर हो गया तो उसमें कोई जूल थॉमसन इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो बेसिकली रीजन फॉर जूल थॉमसन इफेक्ट भी देख लेते हैं, रीजन क्या होता है जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए। अब हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट जो है कॉन्सेप्ट है जिस भी साइंटिस्ट ने दिया होगा, क्या होता है बेसिकली यहाँ पर को, जब रियल गैस क्या होती है, जो गैसेस हमारी एक्सपेंड होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है, इसका मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है एडियाबेटिकली, हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या करती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करती है, कंज्यूम करती है, मतलब कि एनर्जी लेती है बाहर बाहर से, सिस्टम से एनर्जी को लेंगी। तो एनर्जी अगर लेंगी तो क्या होगा, ओवरकम द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए वो क्या करती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करती है, कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो क्या होगा, टेम्परेचर में कहीं ना कहीं डिक्रीज आएगा, डाउनफॉल आएगा, कूलिंग होगी। इसी रीजन से क्या होता है, बोल रहे हैं गैसेस क्या दिखाती हैं, कूलिंग इफेक्ट दिखाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीजन फॉर जूल थॉमसन इफेक्ट। और जो एक कूलिंग इफेक्ट है डज नॉट अकर इन केस ऑफ आइडियल गैसेस। लेकिन हमारे पास हमने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में 11th-12th में, आइडियल गैसेस, रियल गैसेस, तो रियल गैसेस तो दिखा रही है ये टाइप का इफेक्ट जूल थॉमसन या कूलिंग इफेक्ट, लेकिन आइडियल गैसेस जो है वो नहीं दिखा रही है। क्यों, क्या होता है, क्योंकि आइडियल गैसेस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होते, लेकिन इसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का स्टेटमेंट देख लिया, उसका रीजन देख लिया। अब देखो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली अगर करना चाहें तो क्या होता है इसमें, उसका एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बेसिकली, अब इंसुलेटेड सिलेंडर लिए गए हैं। इंसुलेटेड सिलेंडर मतलब जैसे हम लोगों ने तीन ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम देखे ना, तो इंसुलेटेड सिस्टम में क्या हो रहा था, जहां पर कोई हीट ना ही सिस्टम ले रहा है ना ही बाहर को दे रहा था हीट, तो जहां ना हीट का एक्सचेंज हो रहा था और ना ही मास का, उसको इंसुलेटेड वॉल्स कह रहे थे हम लोग। तो इंसुलेटेड सिलेंडर है, उसको डिवाइड किया गया दो रीजन्स में। अब दो रीजन कौन कौन से हैं, एक ये वाला रीजन, एक दूसरा रीजन, और बीच में गया पोरस वॉल है। और एक रीजन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाई प्रेशर रीजन, ये हो गया हाई प्रेशर रीजन। दूसरे रीजन को क्या बोल रहे हैं, लो प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर मतलब जहां ज्यादा प्रेशर होगा वो वाला रीजन, लो प्रेशर मतलब जहां कम प्रेशर होगा। हाई प्रेशर रीजन में लगा है पिस्टन ए जो प्रेशर को मेंटेन करेगा, लो प्रेशर रीजन में लगा है पिस्टन बी। अब वही चीजें लिखी हुई है, पोरस वॉल है, बीच में डिवाइड करा गया है हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन, पिस्टन ए, पिस्टन बी, और यहाँ पर को थर्मोमीटर लगाए गए हैं। ये वॉल्यूम हो गया उसका V1 V2, इस टाइप से वॉल्यूम में चेंज देखेंगे। अब देखो बेसिकली होता क्या है, जब गैस को एक्सपेंड किया जाता है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ एडियाबेटिकली, तो क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ कूलिंग होती है, जिसको हम लोग थर्मोमीटर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोनों रीजन में हम लोगों ने क्या लगा रखे हैं, जो थर्मामीटर लगाए। जब क्या होता है, कह रहे हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में गैस एक्सपेंड होती है, तो क्या हो रहा है, देखो हाई प्रेशर रीजन ये है, ये लो प्रेशर रीजन है, मतलब कि इधर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर कम होगा। तो इधर से अगर प्रेशर को हम लोग हाई प्रेशर रीजन से गैस को हम लोग क्या करें, एक्सपेंड करें, इधर की तरफ फोर्स लगाएं, तो गैस क्या होगी, इधर एक्सपेंड होगी। अब इधर एक्सपेंड होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन होगा, तो गैस क्या होगी हमारी, इधर फैलेगी। कहाँ फैलेगी, ये क्या है, लो प्रेशर रीजन। तो थर्मोमीटर लगाएं दोनों जगह, अगर हम लोग यहाँ पर को टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर को नोट करके फिर वही बताया कि जूल थॉमसन इफेक्ट जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर को, जब हमारा गैस एक्सपेंड होती है हाई प्रेशर रीजन P1 से लो प्रेशर रीजन P2 में, देखो ये देखो हाई प्रेशर रीजन क्या है P1, लो प्रेशर रीजन क्या है P2। यहाँ से यहाँ को एक्सपेंड हो रही है गैस, इधर से इधर को जा रही है, पोरस वॉल है वहां से, पोरस वॉल से जैसे ऑस्मोसिस हो जाता है, डिफ्यूजन, अलग अलग चीजें हो रही थी ना प्रोसेसेस, सॉल्यूशन चैप्टर में या कभी छोटी क्लासेस पढ़ा होगा। तो यहाँ तो ये तो गैस है, गैस तो आराम से चली जाएगी वॉल से। तो P1 से P2 प्रेशर वाले में जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, तो कहीं ना कहीं वर्क डन भी हो रहा है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, वर्क डन क्या होगा फिर सिस्टम में, पीवी वर्क डन क्या होगा, पिस्टन ए के द्वारा कितना वर्क डन करा गया होगा, देखो ये W इक्वल टू एफ इंटू DL था ना, ये देखो। तो P1 इसकी वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं हम लोग, पिस्टन ए से कितना वर्क किया गया, यहाँ से कितना वर्क किया गया,
कैसे निकाल सकते हैं, P1 मल्टीप्लाई बाई V1, प्रेशर वॉल्यूम वर्क देख रहे हैं ना, तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, कितना प्रेशर में चेंज हुआ कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, P1 V1 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्या होगी, गैस हमारी क्या करेगी, मूव करेगी लो प्रेशर रीजन की तरफ। तो गैस हमारा डिस्प्लेसमेंट कर रही है ना हाई से लो की तरफ, तो वर्क तो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो वर्क कह रहे थे हम लोग उन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या होगा, आप देखो इधर क्या कैसे लिखेंगे हम लोग वर्क, ये देखो बी में कैसे लिखेंगे वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन। अब सिस्टम इधर तो हम लोग कर रहे हैं वर्क हाई प्रेशर रीजन में, इधर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब इधर से गैस को इधर को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो लेकिन इधर गैस खुद एक्सपेंड हो रही है ना लो प्रेशर रीजन में, खुद पिस्टन को खिसकाएगी, क्योंकि प्रेशर इधर से इधर को बढ़ रहा है, तो लो प्रेशर रीजन में तो गैस खुद को एक्सपेंड कर रही है, तो खुद कर रही है वर्क, तो माइनस, ये देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्क डन बाई पिस्टन बी, सिस्टम कितना वर्क कर रहे हैं पिस्टन बी पे, माइनस का P2 V2, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, P1 V1 माइनस P2 V2, P1 V1 माइनस P2 V2। अब ऐसे करके समझ सकते हो ना, देखो यहाँ पर को हाई प्रेशर है तो इसका वर्क डन कहीं ना कहीं ज्यादा होगा लो प्रेशर रीजन से, तब हम लोगों ने इस तरीके से करे, या वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव निकाली होंगी, वो आप लोगों को पता ही है साइन कन्वेंशन, तब P1 V1 माइनस P2 V2, मतलब कि जो वर्क डन करा गया हाई प्रेशर रीजन में उससे लो प्रेशर रीजन के वर्क डन को PV वर्क डन को माइनस कर दिया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बेसिकली होता है कि हमारा डेल्टा E इक्वल टू छोटा Q प्लस W बड़ा W। अब छोटा Q क्या है हमारा, यहाँ पर कोई हीट चेंज बोल सकते हैं, जो भी हमने बताया था पहले पिछली वीडियोस में देख सकते हो आप लोग, डेल्टा E हम लोग एंथैल्पी फंक्शन एंथैल्पी चेंज, W हमारा वर्क डन। अब एडियाबेटिक प्रोसेस हमने शुरू में ही देखा, ये जूल थॉमसन इफेक्ट है, एडियाबेटिकली प्रोसेस हो रही है, देखो ना एडियाबेटिकली कहीं लिखा, ये बहुत जगह लिखा है एडियाबेटिकली 50 बार, एडियाबेटिकली हो रही है प्रोसेस। तो क्या होगा, क्यू की वैल्यू छोटे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब छोटे क्यू की वैल्यू 0 होगी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो हमारा देखो डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा, क्यू तो 0 हो गया, किसके बराबर आ जाएगा फिर डेल्टा ई प्लस का डब्ल्यू, या डब्ल्यू लिख लो खाली। अब डब्ल्यू की वैल्यू हमारी कितनी है वर्क डन की, नेट वर्क डन P1 V1 माइनस P2 V2, तो क्या बोल देंगे हम लोग, डेल्टा ई इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2, बस ये उतार देने। अब क्या होगा, डेल्टा ई को क्या लिख सकता हूँ मैं, E2 माइनस E1 लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, वही तो हुआ एंथैल्पी चेंज। और यहाँ क्या हो गया, P1 V1 माइनस P2 V2। अब देखो E2 के साथ में P2 V2 वाले टर्म और E1 के साथ में P1 V1 वाले टर्म लाऊंगा यहाँ पर को। अब देखना क्या चीज होगी इधर, E2 के साथ में E2 माइनस E1 के साथ, अब देखो E2 के साथ क्या लाऊंगा, P2 V2, तो इधर P2 V2 माइनस में माइनस का P2 V2, तो इधर आगे क्या हो जाएगा E2 प्लस P2 V2, और P1 V1 प्लस E हो जाएगा, P1 V1 प्लस E, क्योंकि यहाँ माइनस E1 है उस साइड जाएगा तो प्लस। अब मैं P1 V1 प्लस E लिखूं या E1 प्लस P1 V1 लिखूं, ये E1 है, एक ही बात है ना। देखो ये जो हमारा डेल्टा ई है ना, यहाँ पर को डेल्टा ई, कैपिटल डेल्टा ई या ई बोल सकते हो, ये इंटरनल एनर्जी का चेंज है, कैपिटल ई, क्योंकि मेरे को इंटरनल एनर्जी बहुत जगह यू से या ई से दिखाया ना, बहुत जगह तो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, कहीं कहीं आई से भी दिखाया होता है, कैपिटल आई से। तो देखो डेल्टा ई क्या है हमारा, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो E2 क्या हो गया हमारा, जो E2 क्या होगा, फाइनल पोजीशन में कह सकते हैं हम लोग, फाइनल कंडीशन में इंटरनल एनर्जी, और E1 क्या हो जाएगा फाइनल इनिशियल कंडीशन में इंटरनल एनर्जी। उन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो हम लोग को चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर को, तो E क्या हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा E क्या हो गया इंटरनल एनर्जी चेंज, यही मैं बता रहा था। और H क्या हमारा यहाँ पर को एंथैल्पी फंक्शन या एंथैल्पी चेंज बोल सकते हो, H, कैपिटल H। अब और जगह हो सकता है E से दिखाया हुआ एंथैल्पी फंक्शन, क्योंकि E से एंथैल्पी ऐसे करके भी हो सकता है ना, यहाँ H से मैंने एंथैल्पी फंक्शन दिखाया, तो हमको पता है H इक्वल टू E प्लस PV, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम के बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर उनका सम। तो क्या हो जाएगा हमारा H2 इक्वल टू H1, कैसे, E2 प्लस P2 V2, H इक्वल टू E प्लस PV है, तो E2 E की जगह P2 V2 की जगह PV की जगह P2 V2, तो H2 बोल सकता हूँ ना इसको, और इसको क्या बोल सकता हूँ, E प्लस PV है तो E1 प्लस P1 को क्या बोल सकता हूँ, H1। तो H2 इक्वल टू H1, इसका मतलब H2 अगर H1 के बराबर है तो एंथैल्पी फंक्शन या एंथैल्पी जो हमारा चेंज है उसमें कोई चेंज नहीं आया, एंथैल्पी चेंज कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कि H2 हमारा फाइनल एंथैल्पी हमारी इनिशियल एंथैल्पी फंक्शन के बराबर है, तो एंथैल्पी में चेंज ही नहीं आया, तो डेल्टा H इक्वल टू 0। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ जूल थॉमसन इफेक्ट को पूरा प्रूव करा कि उसमें टेम्परेचर में कूलिंग हो रही है और कितना वर्क कर रहा है सिस्टम, उसको एक्सपेरिमेंटली भी देखा, और ये सब चीजें लिखनी है बुक्स में, आप लोग थोड़ा और ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आई होप कि आप लोगों को जूल थॉमसन इफेक्ट और उसका थोड़ा सा
समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो थैंक यू।